अस्सलामुअलैकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन के इंसान बरदार खलाई मिशन शेंजो 13 के तीनों खलाबाजों की ज़मीन पर कामयाब वापसी। चीन और मॉरिशस के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर तहनीती पैगामात का तबादला। और चीन में मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन के इंसान बरदार खलाई इदारे के मुताबिक 16 तारीख को बीजिंग के मुकामी वक्त सुबह 9:56 पर शेंजो 13 के तीनों खलाबाज कामयाबी से ज़मीन पर वापस लौट आए हैं। खलाई कैप्सूल ने डोंगफिंग लैंडिंग साइट पर कामयाब लैंडिंग की और तीनों खलाबाजों की जिस्मानी सेहत भी अच्छी है। यूं चीन के इंसान बरदार खलाई मिशन शेंजो 13 की कामयाब तकमील की गई है। इदारे के मुताबिक खलाई कैप्सूल की कामयाब लैंडिंग के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की जिम्मेदार टीम बर वक्त लैंडिंग साइट पर पहुंच गई। कैबिन का दरवाज़ा खुलने के बाद तिब्बी अमले ने तस्दीक की कि तीनों खलाबाज सेहतमंद हैं। मुतलका हुकाम ने डोंगफिंग लैंडिंग फील्ड में खलाबाजों का इस्तकबाल किया। याद रहे कि शेंजो 13 इंसान बरदार खलाई मिशन 16 अक्टूबर 2021 को जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। तीनों खलाबाजों ने रिकॉर्ड 6 माह खला में काम किया और मुतादिद तजर्बात किए। इस दौरान खलाबाजों ने यक्के बाद दीगरे खला में 2 मरतबा चहलकदमी की और मुतादिद साइंसी और तकनीकी तजर्बात किए, जैसा कि डॉकिंग और रोबोटिक बाजू की मदद से मॉड्यूल की मुंतकली वगैरह, जिसने खलाबाजों के तवील मुद्दती क़याम में मदद फराहम की है। इसके अलावा कलीदी टेक्नोलॉजीज़ जैसा कि सिक्योरिटी, खलाई मवाद की फ्राहमी, आउटबोर्ड सरगर्मियाँ, एक्स्ट्रा वेक्यूलर ऑपरेशंस और मदार में देखभाल वगैरह जैसी सरगर्मियाँ भी अंजाम दी गई हैं। इस मिशन का फ़ायदा उठाते हुए खलाबाजों ने 2 मरतबा खलाई लेक्चर्स भी दिए हैं। शेंजो 13 इंसान बरदार खलाई मिशन की जाम कामयाबी खलाई स्टेशन की तामीर के हवाले से कलीदी टेक्नोलॉजी की तौसीक के मरहले की कामयाब तकमील की निशानदही करती है और अब चीन का खलाई स्टेशन तामीर के मरहले में दाखिल होने वाला है। शेंजो 13 मिशन की कामयाब तकमील के बाद चीनी खलाई स्टेशन का मंसूबा जल्द ही मुकम्मल तौर पर तामीराती मरहले में दाखिल हो जाएगा। इतलात के मुताबिक रवां बरस चीन सबसे पहले थियानचो 4 कार्गो खलाई जहाज़ लॉन्च करेगा, जिसके बाद शेंजो 14 का इंसान बरदार मिशन भेजा जाएगा। थियानचो 4 कार्गो खलाई जहाज़ शेंजो 14 के अमले के लिए सप्लाई फराहम करेगा। इस दौरान 2 लैब मॉड्यूल यक्के बाद दीगरे खला में भेजे जाएंगे। इसके बाद थियानचो 5 कार्गो खलाई जहाज़ और इंसान बरदार शेंजो 15 मिशन लॉन्च किया जाएगा। मजीद बरा एक टेलीस्कोप कैप्सूल खला में भेजा जाएगा ताकि खलाई स्टेशन के मदार में परवाज से फल्कियाती और तबियाती मुतालियात के लिए मुशाहिदाती डाटा फराहम किया जा सके। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और मॉरिशस के वज़ीर ख़ारजा घानो एलन ने दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर तहनीती पैगामात का तबादला किया। वांग यी ने अपने पैगाम में कहा कि चीन और मॉरिशस के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दो तरफ़ा तरक्की हमवार रही है और मुख्तलिफ शोबों में ताउन ने शानदार नताइज हासिल किए हैं। वबाई सूरत हाल के बाद से चीन और मॉरिशस ने वबा की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिश की और दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन मॉरिशस ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह के नए नुक्ता आगाज़ के मौके पर चीन मॉरिशस के साथ दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय और चीन अफ्रीका ताउन फोरम की 8वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में हासिल करदा नताइज पर अमल दरामद करते हुए एक नए मुस्तकबिल की तश्कील के लिए कोशिशों का ख्वाहां है। घानो ने अपने पैगाम में कहा कि चीन मॉरिशस का अहम शराकतदार है। मॉरिशस चीन के साथ अपनी दोस्ती को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बाहमी ताउन के नए चैनल्स को बढ़ाने के साथ साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और नए समरात हासिल होंगे। चीन के कौमी तरक्याती असलाहाती कमीशन के मुताबिक रवां साल के पहले 2 महीनों में
कौमी सरमायाकारी में 12.2% का इजाफा हुआ, जिसमें 2021 की निस्बत 7.3% पॉइंट्स का इजाफा है। मैन्युफैक्चरिंग सरमायाकारी ने गुज़िश्ता साल से ही तेज़ रफ्तार बहाली को जारी रखा हुआ है और सरमायाकारी की तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ मुस्तहकम और बेहतर रही, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 7.7% पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पहली तिमाही में नकल हमल के बुनियादी ढांचे के शोबे में मौसर सरमायाकारी में इजाफा हुआ, जिसने मईशत के हमवार ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की है। इसी अरसे में बैंकिंग इंडस्ट्री के कुल मुल्की असासे 351.1 ट्रिलियन युआन रहे, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 8.9% का इजाफा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कुल असासे 25.5 ट्रिलियन युआन रहे, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.6% का इजाफा हुआ है। चीन का 131वां कैंटन मेला 15 तारीख को ऑनलाइन शुरू हुआ। अंदरूने और बैरूने मुल्क से तकरीबन 25,500 नुमाइश कुनंदगान मेले में शरीक हैं, जिनमें 2.9 मिलियन से जायद मसनूआत की ऑनलाइन नुमाइश की जाएगी। इनमें 9 लाख नई मसनूआत और 4,80,000 से जायद सब्ज और कम कार्बन मसनूआत भी शामिल हैं। चीन के नायब वज़ीर तिजारत वांग शोइन ने इफ्तिताही तकरीब में निशानदेही की कि बैरूनी दुनिया के लिए चीन का दरवाज़ा वसी से वसी तर होता जाएगा। उन्होंने कहा कि 2021 में चीन की मसनूआत की कुल तिजारत 6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है और मुआशी तरक्की की शरह 8.1% तक पहुँच गई है, जो आलमी मईशत और तजारत की मुस्तहकम तरक्की के लिए एक मुसलसल और मजबूत मुहर्रिक है। इस अमल में कैंटन मेला भी एक अहम किरदार अदा करेगा। कैंटन मेले को इस वक्त चीन में एक दरीना और सबसे बड़े जामी आलमी तजारती इवेंट का दर्जा हासिल है। इसने दुनिया भर के 220 से ज़्यादा ममालिक और खित्तों के साथ तजारती ताल्लुकात कायम किए हैं और मजमूई बरामदी कारोबार 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। मुतादिद ममालिक के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मुस्बत ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कैंटन मेले ने ममालिक के दरमियान तजारत को मौसर तरीके से फ़रोग़ दिया है। पाकिस्तानी फ़ौज ने जुम्मे को बताया कि 14 तारीख को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में एक फ़ौजी काफ़िले पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 7 फ़ौजी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक यह वाक़या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब पेश आया। दहशतगर्दों के फ़ौजी काफ़िले पर हमले के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने फ़ौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मज़कूरा इलाके में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखे हुए है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में कानून के प्रोफेसर एमी वेक्स ने फॉक्स न्यूज़ के एक प्रोग्राम में हिंदुस्तानी तारकीन वतन पर हमला करते हुए कहा कि उनका अपना मुल्क एक ढोंग है। यह चौंका देने वाला तबसरा एशियाई अमरीकियों के खिलाफ नस्ली इम्तियाज़ की एक और मिसाल है। चाइना सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स की 15 तारीख को जारी की गई तहकीकी रिपोर्ट एशियाई मुखालिफ नस्ली इम्तियाज़ और अमरीकी नस्ल परस्त समाज की नस्ल परस्ती में तफसीली अदाद-ओ-शुमार और मिसालों का इस्तेमाल किया गया है ताकि यह बताया जा सके कि एशियाई अमरीकी दीगर नस्ली अक़लियतों के हमरा तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। अमरीका में इंसानी हकूक़ के मुख्तलिफ मसाइल और खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि मुल्क में रंग व नस्ल का पैमाना अमरीकी शहरियों की किस्मत के फैसले में अहम अंसर है। एशियाई अमरीकियों को एक तवील अरसे से मुल्क में इम्तियाजी सलूक का सामना है। ख़ास तौर पर वबाई सूरत हाल के बाद से एशियाई बाशिंदे नस्ल प्रस्ताना हमलों का निशाना बन रहे हैं। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हेट एंड एक्सट्रीमिज़म स्टडीज़ के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में एशियाई अमरीकियों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम में 149% इजाफा हुआ है। 2021 की पहली तिमाही में अमेरिका के 15 बड़े शहरों में एशियाई अमरीकियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम में 2020 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 169% इजाफा हुआ। मजीद बरा हालिया बरसों में अमरीकी सियासतदानों ने चीन को सर्द जंग और ज़ीरो सम गेम की जहनीत से दबाने और इस पर काबू पाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसने न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ दिया है बल्कि चीन समेत पूरे एशियाई ग्रुप को मजीद संगीन नस्ली इम्तियाज का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई।
合国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। यह है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। अस्सलामुअलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं आप मेजबान सारा अफजल की, और प्रोग्राम है सैटरडे स्पेशल। सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप जहां कहीं भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से होंगे, रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। अच्छा सामीन की महफिल में हमें जब आप लोगों की ईमेल्स मिलती हैं तो बाज़ औक़ात कुछ सवालात भी होते हैं जिनका जवाब हम सामीन की महफिल में ना दें तो हम कहते हैं अच्छा बात आपने ऐसी की है, हम इसको अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कर लेंगे, है ना। तो इस मरतबा आप लोगों ने हमसे एक मरतबा फिर पूछा कि जनाब चीन में आप लोगों के रोज़े कैसे होते हैं, चीन में रोज़े आसान हैं कि नहीं हैं। तो ये बात मेरा ख्याल है में हम बहरहाल हर रमज़ान में इसका तज़किरा करते हैं कि किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होती, बिल्कुल वही हमारी रूटीन होती है जैसे आप लोगों की होती है वहाँ पर। हाँ ये है कि कुछ घर के अफराद जो हैं वो चूँकि पाकिस्तान में वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते इफ्तार के वक्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम मामूलात वही होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। आप हमारे कुछ साथियों ने पूछा कि क्या वही खाने और वही शरबत होते हैं, बिल्कुल वही होते हैं, बल्कि वो जो हमारे मीठे मीठे शरबत हैं वो हमने यहाँ पर बहुत से और लोगों से मुतारिफ भी करवा दिए और वो कहते हैं, हमारे अपने चीनी साथी कहते हैं वो जो आप लोग एक लाल रंग का शरबत पीते हैं, तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, उसके बगैर तो हमारे
ज़्यादातर घरानों में यूँ है कि इफ्तार होती ही नहीं है खजूर के बगैर और उसके बगैर। तो उन्होंने कहा वो आप लोग कैसे पीते हैं, वो बहुत मीठा होता है। मैं कहा नहीं आप थोड़ा कम डाल लिया करें, फिर इतना मीठा नहीं होता है वो। लेकिन हाँ, जायके उनको पसंद आते हैं हमारे। और रही बात जो आपने पूछा कि क्या वहाँ पर भी रोज़ा इतना ही तवील और सख्त है जितना इस वक्त पाकिस्तान में है, तो ये फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में दर्जा हरारत अप्रैल में गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा है। कुछ इलाकों में तो दर्जा हरारत 40 से भी ऊपर जा चुका है, जो कि अमूमन इस माह में नहीं होता। तो ये फ़र्क ज़रूर है। आप लोगों की तरफ बहुत शदीद गर्मी है और बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला कायम रखे और मौसम की जो सख्ती है ये हमारी इबादत में कहीं हायल ना हो। और जो यहाँ के मौसम की बात है तो रोज़ा हमारा तकरीबन औकात कार और घंटों के हिसाब से उतना ही है जितना पाकिस्तान में है, लेकिन मौसम के एतबार से हाँ यहाँ पर बहुत फ़र्क है। यहाँ पर मौसम का एक बड़ा दिलचस्प आजकल एक खेल चल रहा है ना हमारे साथ। अप्रैल वस्त आ चुका है और हम ख़वातीन को बड़ा शौक़ होता है ना बाहर के मौसम के कपड़े, बड़े हल्के फुल्के, बड़े खूबसूरत रंगों के। गर्मियों के तो फिर और ही हिसाब किताब हो जाता है, तो बड़े एहतमाम से तैयार होना। तो इत्तेफाक कोई 2 दिन पहले की बात है कि ऑफ़िस में मैं और चूशी हम दोनों साथ साथ बैठे होते हैं, तो मुझे भी कुछ लगे कि पता नहीं क्यों आज ठंडक ठंडक है। फिर मैंने सोचा नहीं शायद मुझे ही लग रहा है, मतलब रोज़े में होता है ना कभी कमज़ोरी सी महसूस होती है तो फिर ठंडक लगती है। मैंने कहा शायद कुछ ऐसा सीन है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा चूशी भी बड़े आराम से उठी, इधर उधर देखा और फिर हमारे पास एहतियाती तदाबीर के तौर पे हल्के फुल्के स्वेटर्स या शॉल्स हमने रखी होती हैं, तो उन्होंने उठ के वो स्वेटर पहन लिया। तो मैं हंसना शुरू हो गई। मैं कहा लग रही है ना ठंड? कहती हाँ ये बीजिंग की बात मुझे बड़ी बुरी लगती है। यहाँ मौसम में बाहर के कपड़े पहनने का मौका हमें ना सिर्फ 2 या 3 दिन ही मिलता है। जी हाँ, हफ्ते नहीं, दिन। 2-3 दिन ऐसे आते हैं कि जब हमें लगता है कि आज मौसम बड़ा खिला खिला सा है और हम बड़ा एहतमाम से तैयार होते हैं। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा हाँ, एक ये मौसम, दूसरे ये जालिम हवा, बीजिंग की हवा का तस्करा हम अक्सर आपसे करते हैं। अभी वो जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ ना, उस दिन किया मैंने यही कि मैंने जी बड़े एहतमाम से कि ये हमारा वो खुले खुले मौसम का शलवार कमीज़ है, ये लंबा सा उसका दुपट्टा है, बड़े एहतमाम से तैयार हो कि जो आधे रास्ते में मैं आई तो मुझे लग पता गया हवा इतनी तेज़ कि वो जैसे कहते हैं ना आंचल उड़ के कहीं जा रहा होता था और हम कहीं जा रहे होते। तो मैंने सोचा कि नहीं, बीजिंग की हवा में इस किस्म के लिबास की फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है, फ़िलहाल इंतज़ार फरमाइए। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि वो इंतज़ार फरमाइए वही चूशी वाली बात कि बस 2-3 दिन की बात है और उसके बाद कड़ाके की गर्मी पड़नी है। तो ये वाला मौसम हमारे यहाँ चल रहा है कि आप सोचते हैं धूप देख के घर के अंदर से कि यार आज तो मौसम बड़ा ही खुला खुला सा है, तो यकीनन सर्दी नहीं होगी। आप बड़े हल्के फुल्के कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं और जो ही बिल्डिंग के दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं हम वापस ऊपर भागते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि विंड शील्डर लेना है, हवा बड़ी ठंडी और तेज़ है। तो हमारे यहाँ आजकल ऐसा मौसम चल रहा है। इस वजह से रोज़े में गर्मी की चूँकि वो बहुत शिद्दत नहीं है तो रोज़ा इतना सख्त भी नहीं लगता है। और ख़ास बात ये कि जहाँ कहीं भी आपको, कहीं पे भी आप मुल्क से बाहर हों और आपको अपनी सकाफ़त के, अपने माहौल के, अपने इलाके के लोग मिल जाएं, तो वहाँ हम एक छोटी सी कम्युनिटी बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई हुई है जिसमें हम सब लोग मिलजुल कर रोज़ा इफ्तार भी करते हैं और सहरी भी इंजॉय करते हैं। आप लोगों ने सामीन की महफिल में 1-2 सवालात और भी पूछे थे, वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल करूँगी इस गीत के बाद। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी
पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे, ये दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग रे। तेरे बिना जिंदगी लागे सजा, तेरा साथ हो ये सजा लागे जजा, तो बढ़ते जाए रस्ते सारे, दुनिया पीछे हम हैं आगे, के दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग। सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद। मुझे कहते हैं सारा अफजल। और जनाब, पिछले प्रोग्राम में, इत्तवार के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है, हमने जिक्र किया था चीन के खेलों के बारे में, और हमें एज़ यूजुअल रेहान ने एक मुख्तसर सी ईमेल की, सिर्फ 2 जुमलों पर मुश्तमिल, कि जनाब प्रोग्राम बहुत अच्छे थे। वो जो खेलों और खिलौनों का प्रोग्राम था उससे बड़ी मालूमात मिली, लेकिन आपने कंगफू का जिक्र नहीं किया। कंगफू तो चीन की पहचान है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप याद कीजिए मैंने रिवायती खिलौनों का जिक्र किया था, खेलों का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि चीन में जो खिलौने हैं ये न सिर्फ एक फ़न है बल्कि इनकी एक पूरी तारीख़ और सकाफ़त है, और ये मुख्तलिफ अदवार हैं जिनकी नुमाइंदगी करते हैं। सो कंगफू की जो आपने बात की, ये तो एक बाकायदा खेल भी नहीं कहेंगे, ये सेल्फ डिफेंस होता है, और ये वाकई एक आर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और कंगफू का नाम आते साथ ही आपने कहा कि आपने ना सिर्फ ये कि कंगफू का जिक्र नहीं किया बल्कि आपने पांडा का भी जिक्र नहीं किया। अच्छा, ये एक बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि कंगफू और साथ ही पांडा, कंगफू और पांडा का जो साथ है वो इस वजह से है कि कंगफू भी चीन की पहचान है और पांडा भी, लेकिन ये सोच लेना कि इस खेल का पांडा से कोई ताल्लुक होगा, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कंगफू पांडा इस फिल्म ने कंगफू को और पांडा को दुनिया में एक नए अंदाज से मुतारिफ करवाया। अच्छा, जो रही बात इस मार्शल आर्ट कंगफू की, तो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। इसकी इब्तदा जो अगर हम चीनी रिवायत देखते हैं जो बताई गई हैं, वो तकरीबन 4000 बरस कबल
शिया ख़ानदान के अहद में हुई थी। और उस वक्त के जो शहंशाह थे वो चीनी फ़ौज के बहुत मशहूर जनरल भी थे और उन्होंने मार्शल आर्ट की इब्तदा की थी। और ये बादशाह जिनका नाम ख्वानग्री था, इन्होंने तिब, फलकियात और मार्शल आर्ट पर बहुत तफसीली कुतुब भी तहरीर की थी। और जो मार्शल आर्ट की तारीख़ है इस कंगफू की, उसके बारे में तफसीलात तकरीबन 5वीं सदी कबल मसीह के तारीख़ी रिकॉर्ड में पाई जाती हैं। वहाँ हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि दू बदू जंग हुई थी। मतलब एक तो जंग है ना, आप हथियारों के साथ कर रहे हैं, ये हाथों से जंग हुई थी और उसका एक मंजर, उसकी एक टेक्निक जो थी वो बयान की गई थी। उसके बाद फिर हम जब हान ख़ानदान देखते हैं, जो शाही दौर है, उस अहद में इसकी बाकायदा तालीम दी जाती थी। जो दस्तावेज़ात हैं उनसे पता चलता है कि ये सिखाया जाता था बाकायदा। और फिर आगे बढ़ते हैं हम तो जो टिंग ख़ानदान है उस अहद में भी इसको बहुत अहमियत दी गई थी। जो खान शाही दौर का मैं जिक्र कर रही हूँ उसमें तो बाकायदा इसके मुकाबले करवाए जाते थे। और उसके बाद के जितने शाही दौर हैं उसमें आपको कंगफू की मौजूदगी के आसार मिलते हैं, शवाहिद मिलते हैं। और इसको मुतारिफ करवाने का सेहरा जो है, हम कहते हैं जो जदीद अंदाज है, वो मिंग और चिंग शाही ख़ानदानों को जाता है। शाओलिन स्टाइल कंगफू को चीन में पहला मार्शल आर्ट का मुनज़्ज़म तौर पर जो एक सिखाने का इदारा है ना, या स्कूल है, वो करार दिया जा सकता है। इस स्टाइल की, जो शाओलिन स्टाइल की मैं बात कर रही हूँ, इसकी मिसाल हमें मिलती है जब तारीख़ में देखें तो 728 ईस्वी की एक दस्तावेज़ है जिसमें पता चलता है कि ये अंदाज़ जो है ये उस वक्त इख्तियार किया जाता था अपने दिफा के लिए, लड़ने के लिए। और इसे शाओलिन स्टाइल क्यों कहा गया? क्योंकि दस्तावेज़ बताती है कि शाओलिन टेम्पल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था लूट मार की नीयत से। तो उस वक्त उस हमले को रोकने के लिए जो दू बदू लड़ाई हुई थी उसमें इस अंदाज को इस्तेमाल किया गया था। और फिर जदीद कंगफू की बात आ जाती है। इसकी जानिब पे बढ़ेंगे इस गीत के बाद। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी इन मीठी बातों में मस्ताना खो गया। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी इन मीठी बातों में मस्ताना खो गया। जानो ना क्यों लगती हो यूं, जाने मन तेरी में, तेरी हर अदा पे मैं तो हूँ फिदा, ये जाने खुदा। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना कैसे ना होता हो यार, तेरी इन मीठी बातों में मस्ताना कैसे ना खोता हो यार। सोया हो ये जहां, ना कोई दरमिया हो, बात हो यूं बयां जैसे कोई अज़ां, इश्क तुमसे वहां हो, तेरे संग झूमूं, हाथों को चूमूं, ऐसा कुछ हो जाए जैसा मोहब्बत के हर एक फसाने में हमने पढ़ा। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी मीठी बातों में मस्ताना खो गया।
नाजुकी बेपना रात दिन तेरी सना हो, नीयते हो फना देखे तुमको जहां कहने से ना हम मना हो, जो चाहो तू जो अंदर खो तू, देखो जी ऐसे ना हमसे बहाने करो ना फसाने घड़ो मेरी जान, देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी इन मीठी बातों में मस्ताना खो गया, जानो ना क्यों लगती हो यूं, जाने मन तेरी में तेरी हर अदा पे मैं तो हूँ फिदा, ये जाने खुदा देखा जो तेरी आंखों में दीवाना कैसे ना होता हो यार, तेरी इन मीठी बातों में मस्ताना कैसे ना खोता हो यार। सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। बात कर रहे थे हम कंग फू की। जब अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया तो 1958 में हुकूमत ने चाइनीज़ वूशू तंजीम कायम की, जिसमें कंग फू की भी तरबियत दी जाती थी, बाकायदा इसके मुकाबले होते थे, सिलेक्शंस होती थी, बड़ा एहतमाम के साथ इसको सिखाया जाता था। अमूमन हमारा ये ख्याल है कि कंग फू जो है वो सिर्फ हाथों से ये मुकाबला किया जाता है, लेकिन इसकी बहुत सी अक़साम हैं। अगर हम तारीख़ी एतबार से भी देखें तो इसमें बाज़ औक़ात कुछ हथियार भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और चाइनीज़ 18 मार्शल आर्ट एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें 18 से मुराद कंग फू की 18 अक़साम हैं, और इनमें मुख्तलिफ अक़साम में कुछ हथियार भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन इसमें कुछ लंबे हथियार होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ऐसे हथियार होते हैं कि जो नर्म होते हैं, किसी बहुत सॉलिड चीज़ से नहीं बने होते। मसलन जिस तरह हम लंबे हथियारों की बात करते हैं तो इनमें बर्छी है, तलवार है, और जिस तरह हम कहते हैं ना स्टिक, जिसे हम अपने यहाँ पंजाबी में डांग कहते हैं, है ना, इस तरह के होते हैं। और छोटे छोटे जो हथियार हैं उनमें तो दस्ती चाकू हो गया, खंजर है, हुक्स हैं। जब नर्म हथियार की मैंने बात की तो अब समझ गए होंगे बेत की छड़ी है, चाबुक है, तो इस तरह के हथियार होते हैं। जो जंगों में भारी भरकम तलवारें होती हैं ना, वो वाली तलवारें यहाँ इस्तेमाल नहीं होती हैं। लेकिन कंग फू की एक किस्म है जिसमें बहुत बारीक और नोकीली तिरछी सी तलवार है जो इस्तेमाल की जाती है, और इस तलवार के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये समझिए कि ये कंग फू मास्टर के अपने जिस्म का एक हिस्सा बन जाती है, और इसके लिए जो एक कहते हैं ना स्किल लेवल होता है, उसमें जिस्म और ज़हनी हम आहंगी बेइंतहा ज़रूरी होती है। और कंग फू का ये अंदाज़ मार्शल आर्ट में न सिर्फ इसकी महारत को जाहिर करता है, बल्कि इसको कंग फू में बाकायदा रक्स का नाम दिया जाता है कि ये एक लड़ाई से ज़्यादा एक रिदम, हम आहंगी की वजह से रक्स का मंजर पेश करता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब मैं ये कंग फू के हवाले से डॉक्यूमेंट्री देख रही थी तो मेरा ख्याल था कि ये आगाज़ करते होंगे सिखाने का जो नर्म वाले हथियार हैं उनसे, कि कोई चोट ना लगे। लेकिन मैंने ये जाना कि जो कंग फू सिखाया जाता है उसमें सबसे मुश्किल जो है वो एक तलवार का इस्तेमाल है और दूसरा नर्म हथियार का इस्तेमाल है। अब सोचने की बात है कि हमारे जहन में तो आता है कि नर्म हथियार ही से आगाज़ होगा कि मुकाबिल को जब सीख रहे हैं हम तो चोट ना लगे, लेकिन चूंकि नर्म हथियार हैं चाबुक या बेद की छड़ी, इनमें लचक बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए इसको इस्तेमाल करने वाले का बहुत फुर्तीला होना बहुत ज़रूरी होता। सो जो चीज़ें बज़ाहिर हमें बड़ी आसान नज़र आ रही हैं वो असल में सबसे मुश्किल हैं। लेकिन जो एक बात इस सारे अमल को देखते हुए जो मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की और तब देखी, वो ये कि इस पूरे के पूरे आर्ट का उसूल है तवाज़ुन और हम आहंगी, और जहाँ कहीं इन दोनों में ऊंच नीच होती है वहीं पर मुकाबिल आप पर हावी हो जाता है। और इसकी चूंकि तवाज़ुन और हम आहंगी है तो उसमें ख़ास बात जो आपको आपकी तरबियत का हिस्सा बन जाती है वो ये कि ये चूंकि आपका सिर्फ दिफा होता है, इसका मकसद किसी सूरत भी किसी के ऊपर अपना रोब जमाना नहीं होता या उसका इस्तेहसाल करना नहीं होता। लिहाजा कंग फू के जो माहिर हैं वो उमूमन आपको ये नहीं नज़र आएगा कि वो कहीं पर भी खड़े कंग फू का मुजाहरा करना शुरू कर देंगे या हर एक पे अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहे होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ दिफा का वक्त आए उस वक्त अपनी इन सलाहियतों को काम में लाते हैं, और उसमें भी ये कोशिश होती है कि सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ चित किया जाए, उसको जिस्मानी तौर पर
कोई शदीद नुकसान ना पहुंचाया जाए। चीनी सकाफत में कंगफू का मतलब ये नहीं है कि जो बंदा सबसे ज्यादा लोगों को कुट चढ़ाता है और मारता है और रोब जमाता है वो माहिर है, क्योंकि चीनी जबान में जो मार्शल आर्ट के लिए लफ्ज है वोशु, इससे मुराद ये है रोकना, यानी लड़ाई से रोकना। तो चीनी कंगफू में सबसे ऊंचे लेवल पे जो मास्टर होता है ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि ये मास्टर इसलिए कि इसने बहुत से लोगों को बहुत मारा हुआ है, हड्डियां तोड़ दी हुई हैं, अस्पताल में पहुंचा दिया हुआ है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उसमें इतना तहम्मुल है, इतनी बर्दाश्त है और इतनी समझ बूझ है कि वो अपने इस आर्ट से दूसरों को लड़ाई से रोकता है, जंगो जदल से रोकता है। सो ये एक्सपर्ट लेवल है। चीनी कौम की अमन पसंदी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मार्शल आर्ट में वही माहिर है जिसने दूसरों को लड़ने से रोका होता है।
सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। चलें जनाब, आपकी दूसरी फरमाइश भी पूरी हो गई जो आपने सामीन की महफिल में हमसे तस्करा किया था, और अब बढ़ते हैं उस तीसरी बात की जानिब। हफीज अंजुम भाई ने हमें भेजी एक गज़ल और आपने कहा कि ये प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कीजिएगा, लेकिन आपने थोड़ी सी देर कर दी थी, तो हमने कहा तो क्या हुआ, उस प्रोग्राम में ना सही इस प्रोग्राम में सही, सारे प्रोग्राम ही तो आपके होते हैं। सो प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे हम हफीज़ भाई की भेजी हुई इस गज़ल से। आप भी अगर अपनी राय से आगाह करना चाहें, आप भी कोई इक़्तिबास, कोई मालूमात, कोई मुंतखब अशार हम तक पहुंचाना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं urd@cri.com.cn पर। गज़ल पेश खिदमत है, सईद खान साहब का कलाम है। चारागर ए दिल बेताब कहाँ आते हैं, मुझको खुश रहने के आदाब कहाँ आते हैं। मैं तो यकमुश्त उसे सौंप दूं सब कुछ, लेकिन एक मुट्ठी में मेरे ख्वाब कहाँ आते हैं। मुद्दतों बाद उसे देख के दिल भर आया, वरना सहराओं में सैलाब कहाँ आते हैं। मेरी बेदर्द निगाहों में अगर भूले से नींद आई भी तो अब ख्वाब कहाँ आते हैं। तन्हा रहता हूँ मैं दिन भर भरी दुनिया में सईद, तन्हा रहता हूँ मैं दिन भर भरी दुनिया में सईद। दिन बुरे हों तो फिर अहबाब कहाँ आते हैं। वाह, क्या कमाल बात कही। बहुत शुक्रिया हफीज़ भाई, इतना अच्छा इंतखाब हमारे साथ शेयर करने का। ये खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। सैटरडे स्पेशल से मेज़बान सारा अफजल को इजाज़त दीजिएगा। सेहत सलामती की बहुत सी दुआएं आप सबके लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। जीते रहिए, खुश आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। है जाने मन है जाने जान हो कभी मेजुबान। है जाने मन है जाने जान हो कभी मेजुबान। है जाने मन है जाने जान हो कभी मेजुबान। आजा कभी रिमझिम में तू चूमे कदम भीगा समा। है जाने मन है जाने जान हो कभी मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, मुलाकात हो, दिल की बात हो। मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरा दिल जानी। है जाने मन है जाने जान हो कभी मेहरबान। रंगों की झिलमिल हो, बूंदों की बारिश हो, झूम उठे बदरियां। महकी हवाएं हो, बहकी फज़ाएं हो, मस्त हो आसमां। रंगों की झिलमिल हो, बूंदों की बारिश हो, झूम उठे बदरियां। महकी हवाएं हो, बहकी फज़ाएं हो, मस्त हो आसमां। हर नज़ारा कहे प्यार की दास्तां। मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, मुलाकात हो, दिल की बात हो। मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानी। है जाने मन है जाने जान हो
रिम झिम में तू झूमे कदम भीगा समा है जाने मन है जाने जान हो कभी मेरे सोनिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरा दिल जानिया मेरे हाथ में तेरा हाथ हो मुलाकात हो दिल की बात हो मेरे सोनिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरा दिल जानिया है जाने मन है जाने जान वो कभी मेहरबान है जाने मन है जाने जान वो कभी है जाने मन है जाने जान वो कभी मेहरबान है जाने मन है जाने जान. More music and less talk. FM 98 Dosti Channel. ਅਗਲਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आन सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ FM 98 Dosti Channel.
ओ मेहरबान क्यों दिल के कागजों पे तू छपने लगा है इस तरह, जैसे कोई पुराने लफ्जों से लिखने लगा है नई दास्तां। निम्मा जया हंस के बुलावे के दिल धड़कावे बहकावे अखियां। चन जया मुख तेरा चन्ना मैं तकिया ते नवा जया दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया। लगता है ये असर उड़ने में लगी फैला के पर, रहने लगी धड़कने मेरी यूं खुश हर लम्हा, दिखने जो लगे हो हर नजर, लगने लगा है सब यूं ही नया नया हो। पहले कभी मुझे महसूस न हुआ हो। बेनाम सी ये खुमारियां हैं हवाओं में है क्या मिला, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया। लिपटी है हर सहर, हुआ है तू जरूरी इस कदर, कहती है सांसें मेरी मुझसे ये इस पहर, तन्हा ना कटे अब ये सफर, तेरे ही वक्त से पल पल जुड़ा मेरा हो, मेरे ही प्यार का मुझको मिला सिला हो। नई नई सी बेदावियां हैं बहका हुआ सा है समा, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया। You're listening to FM 98 Dosti Channel. Real music, real sound. चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और FM पर एक साथ हमारी नशरियात
आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर। इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।